नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आया हूँ सीबीएसई क्लास 10th के सोशल साइंस प्री बोर्ड का एग्ज़ाम का सॉल्यूशन जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया था। सीबीएसई क्लास 10th के जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका एक प्री बोर्ड हुआ था। तो ये एसएसटी के आपका एक पेपर है जो आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले मैं आपसे एडवाइस दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाएं। ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। बट इस क्योंकि इंस्ट्रक्शन हर पेपर में लगभग एक जैसा होता है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसका 1 बाय 1 सोल्यूशन कराने वाला हूँ। ये पेपर है मॉर्निंग वाले शिफ्ट वाले बच्चों का, क्योंकि दो पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट का और एक इवनिंग शिफ्ट का। तो सीबीएसई क्लास 10th जो एग्जाम होने वाला है उसके प्री बोर्ड का मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। ये बोर्ड में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, एक साझा नस्ल, जातीय या संस्कृति उद्गम तथा अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं निर्जातीय समूह। इसको निर्जातीय समूह के नाम से जाना जाता है। अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चर ओरिजिन, अगर कोई कॉमन रेशियल हो, ट्राइबल और कल्चर ओरिजिन हो और बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिफाई विद द और क्लेम इज नॉन एज, जब जिसका ओरिजिन सेम हो, कल्चर सेम हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको एथिक ग्रुप बोलते हैं। उसको एथिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से बाज छाप कवच किसका प्रतीक था? जो बाज छाप कवच था वो किसका प्रतीक था? तो इसका आंसर है जो जर्मन साम्राज्य हैं उनके प्रतीक था ये, शक्ति का। जो जर्मनी साम्राज्य हैं उनके शक्ति का ये प्रतीक हुआ करता था। विच अमंग द फॉलोइंग, जो आपने पढ़ा था कि ईगल का जो शेप होता है या ईगल का जो कवच होता है उसको सिंबलाइज करता था। वो किसको सिंबलाइज करता था? जो ईगल का जो साइन था वो किसको सिंबलाइज करता था? तो ये सिंबलाइज था सिंबल ऑफ द जर्मन। ये जर्मन का सिंबल था एम्पायर स्ट्रेंथ, जो उनके राजशाही स्ट्रेंथ, उनकी मजबूती को शो करता था। तो इसका सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सही मिलान की पहचान करना आपको। उगते हुए सूर्य का किरण तो नए युग की सूत्रपात। ये बिल्कुल सही बात है। जो उगते हुए सूर्य की किरण होता है वो नए युग के बारे में बताता है। टूटी हुई बेड़ियां बहादुरी का प्रतीक नहीं होता। बलूत की पत्तियां शांति की चाह नहीं होती। तलवार आज़ादी मिलना नहीं होता। तो इनमें से एक ही है जो सही है, वो है पहला, कि उगते हुए सूर्य की किरणें जो होती है वो नए युग का सूत्रपात होता है। इंग्लिश में फाइंड द करेक्ट मैच, आपको मैचिंग ढूंढनी है। रे ऑफ द राइजिंग सन जो होता है बच्चों, रे ऑफ राइजिंग सन ये सिंबलाइज करता है बिगिनिंग ऑफ द न्यू इरा। जो न्यू इरा स्टार्ट हो रहा है उसके लिए रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ये पूरा पेपर मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और इसको रिवाइज कर लेना एक एक आंसर लगाकर। यंग यूरोप नामक जो गुप्त संगठन थी उसकी स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो जूसेपी मैथ्सनी ने की थी। हु फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी नेम यंग यूरोप, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो जूसेपी मैथ्सनी ने की थी। तो ए इसका आंसर आएगा। वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? वियना कांग्रेस की मेजबानी की थी ड्यूक मेटरनिक ने। तो ए आएगा कि वियना कांग्रेस की मेजबानी की थी ड्यूक मेटरनिक ने। क्वेश्चन नंबर 5 का इंग्लिश मीडियम देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का इंग्लिश मीडियम, हु होस्टेड द वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस का होस्ट किसने किया था? तो ड्यूक मेटरनिक ने किया था। तो ड्यूक मेटरनिक आपका ए आंसर आएगा। किस वर्ष श्रीलंका में जो सिंगली भाषा थी उसको एकमात्र राजभाषा का दर्जा गया? सिंगली को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो सिंगली को राजभाषा का दर्जा मिला 1956 में, 1956 में। इन विच ईयर वॉज द सिंगला रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका? जो सिंगला था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका कब बनाया गया? तो 1956 में बनाया गया। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन पेपर में। बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की जो कैपिटल उसका नाम क्या है बच्चों? तो ब्रुसेल्स। ए इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह श्रीलंका का हिस्सा नहीं है? आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन जो है वो श्रीलंका का पार्ट नहीं है? तो सिंगली श्रीलंका में रहते हैं, श्रीलंकाई तमिल श्रीलंका में रहते हैं, भारतवंशी तमिल भी श्रीलंका में रहते हैं, लेकिन जो फ्लैमिश है ये श्रीलंका में नहीं रहते। तो अर्थात हमारा डी जो है वो आंसर आएगा। फ्लैमिश जो है वो श्रीलंका में नहीं रहते। अब मैं आता हूँ इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम आपसे देखिए इंग्लिश मीडियम क्या कहा जा रहा है।
विच अमंग द फॉलोइंग एथिक ग्रुप, कौन सा एथिक ग्रुप जो होता है नॉट पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का पार्ट नहीं है, तो फ्लैमिश, जो फ्लैमिश है वो श्रीलंका का पार्ट नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है, साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो भारत नहीं है, बेल्जियम भी नहीं है, स्पेन भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश मिलकर एक देश बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर एंड फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसमें साथ आकर संघ बनाया गया, देश बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूं। भारत में संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार, कई बार बता चुका हूं मैं, जो संघ सूची होती है बच्चों उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। विच गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट, देखिए नाम ही है सेंट्रल लिस्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो होगा। सेंट्रल लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल लिस्ट में जो भी टॉपिक आता है उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 1919 के अनुसार किन देशों का निम्न आय वाला देश माना जाता है? किनको हम निम्न आय वाला देश काउंट करेंगे? किसको हम बोलेंगे कि निम्न आय वाला देश है? जिसकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिकन डॉलर 2500 रुपये या उससे कम हो, अमेरिकन डॉलर 2500 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो, तो यही आंसर है। जो विश्व बैंक है उसकी रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर प्रति व्यक्ति आय अमेरिकन डॉलर 2500 रुपये प्रति वर्ष से कम है तो हम बोलेंगे उसको निम्न आय वाला देश। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच कंट्री इज कॉल्ड इनकम कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1929। 1929 के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट था जो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था, उसके अनुसार जो लो इनकम कंट्रीज कौन सी होती है? लो इनकम कंट्रीज वो होती है जिनकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 2500 रुपये या उससे कम होती है। तो उसके हिसाब से जो हमारा ए है वो सही है। पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 2500 पर ईयर और लेस, तो ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। साक्षरता दर किसी देश की किस आयु वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या का अनुपात माना जाता है? यानी अगर किसी देश का हमें साक्षरता दर निकालना है तो हम कौन से एज से शुरू करते हैं? तो आंसर है 7 वर्ष। किसी देश में 7 वर्ष या उससे ज़्यादा जो एज के लोग हैं उनका हम काउंट करते हैं साक्षरता दर में, लिटरेसी रेट में। तो 7 ईयर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। लिटरेसी रेट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ लिटरेट पोर्शन इन द कौन सा एज एंड अबव एज, कौन से एज को हम लिटरेसी रेट में काउंट करते हैं? तो 7 ईयर वाले या उससे ज़्यादा वालों को हम लिटरेसी रेट में काउंट करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है बच्चों वो कौन डेवलप करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी डेवलप करता है, यूएनडीपी इसको पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन जो ह्यूमन डेवलपमेंट HDR होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो यूएनडीपी पब्लिश करता है, ए इसका आंसर होगा। 14 क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण आप सब जानते हो, प्राथमिक क्षेत्र कृषि में आता है, तो कृषि इसका डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल क्या है? तो प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर पर टिक कर दोगे। जो हिमानी है वो एक अध्यापिका है, अगर वो अध्यापिका है तो बताइए ये अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करते? तो आपको पता है जो अध्यापिका होता है, टीचर होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अर्थात वो तृतीय क्षेत्र में आएंगे। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। हिमानी एक टीचर है, आपको बताना है कौन से सेक्टर में आते हैं? तो बच्चों टीचर जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो टर्टरी सेक्टर में आएंगे। जो सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले, अब याद कीजिए बच्चों, जब एक वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे जब मर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम शिशु मृत्यु दर। क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर। जब 1 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे मर जाते हैं तो उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं।
Which of the following indicate the number of children that die before the age of 1 year? Before the age of 1 year, जो 1 year से पहले डेड हो जाती है 1000 लाइव चिल्ड्रन में से, उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो डी जो होगा आपका आंसर होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है 1000 बॉर्न चाइल्ड में से कितने बच्चे मर गए, डेथ हो गई उनकी, उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ। आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल आप देख सकते हो। देश 1 2 3 4 आपको दिया हुआ है, नागरिक 1, नागरिक 2, नागरिक 3, नागरिक 4, इस तरह से आपको एक टेबल दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। सबसे समान वितरण हम चेक करते हैं, सबसे समान डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो 25,000, उसके बाद 30,000, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एकदम देखिए 80,000, 80,000 बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये नहीं हो सकता। 70,000, 65,000, 5,000 का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। 70,000 और 60,000, देखिए 5 ज़्यादा 5,000 का फर्क है, तो ये बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ज़्यादा फर्क नहीं है। जबकि इसमें देखिए 80,000, 60,000, 80,000, 40,000, कितने का फर्क होगा? यहाँ 40,000 का फर्क है बच्चों, बहुत ज़्यादा फर्क है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 90,000, 40,000, यहाँ तो देखो 50,000 का फर्क है, इवन यहाँ तो 60,000 का फर्क है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि कौन से देश में आय का समान वितरण है, तो देश 2 में जो है वो आय का समान वितरण है। तो कंट्री 2 आपको बताना है किस देश के अंदर। रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री है द मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कहाँ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इक्वल रूप से किया गया है? तो कंट्री 2 में देखिए 70,000, 65,000, 70,000, 60,000, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 या 10,000 का फर्क है। तो कंट्री बी में जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो कंट्री 2 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट तैयार करने में इनमें से किस मापदंड का प्रयोग करती है? जब विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट तैयार करती है तो वो किसको मापती है? प्रति व्यक्ति आय को, शिक्षा को, खुशी को, या स्वर्ण भंडार को? तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम को मेजर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज बाय द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक कौन से क्राइटेरिया का यूज करती है इन प्रिपेयरिंग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? जब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार किया हो जाता है तो वर्ल्ड बैंक किसको कंसीडर करती है? तो पर कैपिटा इनकम को कंसीडर किया जाता है। पर कैपिटा इनकम के बेस पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है। झूम कृषि को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? देखो मैं हर बार कहता हूँ ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये जरूर पढ़ के जाना। मैं अपने वीडियो में बताया था, जब मैं वीडियो कराता हूँ उसमें भी आपको बताया था, हर बार आता है झूम कृषि, अलग अलग क्षेत्रों में पूछेंगे। तो झूम कृषि को ब्राजील में किस नाम से जानता है? तो झूम कृषि को ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। तो रोका आपको डायरेक्ट मिल गया, रोका आपका आंसर होगा। बाई वॉट नेम इज झूम फार्मिंग नॉन एज ब्राजील? ब्राजील में झूम फार्मिंग को क्या बोलते हैं? तो ब्राजील में झूम फार्मिंग को रोका के नाम से जाना जाता है। तो रोका आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? ब्राजील में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। तो ढूंढ लीजिए ऑप्शन, 1992 डायरेक्ट आंसर है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा कि ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। When was the अर्थ समिट ऑर्गेनाइज इन ब्राजील? ब्राजील के अंदर अर्थ समिट कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? जो ज्वारीय ऊर्जा है वो आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो होता है वो दोबारा बनाया जा सकता है, या पुनः पूर्ति वाला योग्य है, पुनः पूर्ति योग्य। तो ए जो होगा वो आपका आंसर होगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी? टाइडल एनर्जी हमें मिलती है समुद्र से, ये हमें ओशियन से प्राप्त होता है। अब क्योंकि ओशियन से प्राप्त होता है तो हम इसको दोबारा रिप्लेनिशेबल होता है, ये हम दोबारा इसको पुनः पूर्ति इसकी कर सकते हैं। तो पहला जो होगा, फर्स्ट जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है, मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। चावल जो होता है मोटे अनाज में नहीं आता, तो चावल जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ए। इंग्लिश में देखें, आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मिल्ट्स? कौन मिल्ट्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो मिल्ट्स में ज्वार भी आता है, रागी भी आता है, बाजरा भी आता है, बट राइस इज नॉट अ मिल्ट। ये जो होता है मिल्ट, ये इसमें नहीं आता। राइस जो है इसका पार्ट नहीं है, मोटे अनाज का पार्ट नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल का उदाहरण है? आपसे पूछ रहा है, बताइए कौन सा रोपण फसल का एक
उदाहरण हैं। तो रोपण फसल का उदाहरण आपको पता है, चावल, चावल रोपण फसल में आता है, और गन्ना भी रोपण फसल में आता है। तो ये दोनों ही आंसर मेरे हिसाब से सही है। तो अगर आपने ए लगा दिया तो भी आपका आंसर सही होगा, और आपने सी लगा दिया तो भी आपका आंसर सही होगा। बट जो बोर्ड ने, जो सीबीएसई बोर्ड ने आंसर शीट जारी किया है, उसके हिसाब से गन्ना जो है वो करेक्ट आंसर है। जो शुगर कैन है उन्होंने इस पे टिक किया है। वैसे मेरे हिसाब से दोनों आंसर सही है, इनमें से आप किसी पे भी टिक कर दोगे रोपण फसल में। विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कौन सा प्लांटेशन एग्रीकल्चर है? तो राइस भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, शुगर कैन भी है। तो शुगर कैन बेस्ट ऑप्शन है, तो आप शुगर कैन पर आंसर टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि मूंगफली, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली एक खरीफ फसल है, याद रखोगे। मूंगफली एक खरीफ फसल है, तो खरीफ आंसर आएगा। जो पीनट होता है वो एक खरीफ क्रॉप में आता है बच्चों, तो इसका ए जो आएगा आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट होता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, जो मैंने वीडियो आपको दे रखा वो पढ़िए, आपके 100% मार्क्स आएंगे, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सब कुछ मेरे वीडियो में से कवर है। अगर आप वीडियो का पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाते हो एनसीईआरटी में से, तो आप सबका आंसर बता सकते हो बिना किसी टेंशन के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, ये फोटो थोड़ा धुंधला है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है, तो थोड़ा धुंधला है, बट आप अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि ये फोटो जो है वो आपके बुक का ही फोटो है। तो याद कीजिए, ये फोटो मारियान, जो मारियान आपको दिया हुआ ना, मारियान, उसका फोटो है। तो मारियान ऑप्शन नंबर ए है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा मारियान। ये मारियान की फोटो है, आप जाओगे आपकी बुक में, हिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है, अब वहां पर एक बार देख लेना। इंग्लिश में आपको दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करना है बच्चों, तो आपकी हिस्ट्री की बुक में पिक्चर दिया हुआ है, आप जाके देखना। ये मारियाना की फोटो है, तो मारियाना जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के लिए 26 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गया मैं, क्वेश्चन नंबर 26 आ गए। फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई? आपसे पूछा जा रहा है कि जो फ्रैंकफर्ट संसद है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में कि फ्रैंकफर्ट संसद इसको कब बुलाया गया। तो फ्रैंकफर्ट संसद को बुलाया गया 1848 में, 1848 में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को कब बुलाया गया था? तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बुलाया गया था 1848 में। तो 1848 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ये आपका वही है संकल्पना और कारण वाले, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। याद कीजिए, संकल्पना और कारण वाले मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आपके पास 4 ऑप्शन है। ए, अगर असर्शन सही है और रीजन सही है, अगर दोनों सही हो और ये दोनों एक ही बात कर रहे हो तो ए लगाओगे। अगर दोनों सही हो लेकिन दोनों एक ही आपस में जुड़े हुए ना हो तो बी ऑप्शन आएगा। अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो सी आएगा, और पहला गलत है तो डी ऑप्शन आएगा। ये मैं आपको पहले जो पेपर कराया था लाइव, उसमें भी आपको समझाया था। तो यही आपका असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कहता है। जॉवेल राइन, जो जॉवेल राइन था, जॉवेल राइन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही बात है कि जॉवेल राइन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया था। जॉवेल राइन एक शुल्क संघ था जिसमें शुल्क अवरोधों को समाप्त कर 30 से अधिक मुद्रा की संख्या को घटाकर 2 कर दी थी। बिल्कुल सही बात है कि जॉवेल राइन जो था ये एक शुल्क संघ था। इन्होंने क्या किया, जो 30 प्रकार की जो मुद्रा थी उसको घटाकर इन्होंने 2 कर दी थी मेन मुद्रा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही है और दोनों एक ही जॉवेल राइन की बात कर रहा है, दोनों एक के बारे में बात कर रहा है, जॉवेल राइन की बात हो रही है, इसलिए हमारा आंसर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होगा। इंग्लिश मीडियम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जो जॉवेल राइन था वो इंक्रीज द नेशनलिस्ट फीलिंग, उसने नेशनलिस्ट फीलिंग को उजागर किया था, फीलिंग को बढ़ाया था, नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाया था जॉवेल राइन ने। बिल्कुल सही बात है। जॉवेल राइन जो था वो एक टैरिफ था, एक टैरिफ यूनियन का नाम था जिसने एबोलिश कर दिया था टैरिफ बैरियर को, और उसने नंबर ऑफ करेंसी जो 30 थी उसको कम करके 2 कर दिया, 30 करेंसी को 2 कर दिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो जॉवेल राइन था उसने नेशनलिस्ट को बढ़ावा दिया था। जॉवेल राइन ने एक जो टैरिफ यूनियन था, इसने करेंसी जो 30 टाइप की थी उसको 2 में रिड्यूस कर दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों जॉवेल राइन की बात कर रहे हैं, ये भी जॉवेल राइन ये भी जॉवेल राइन। तो क्योंकि दोनों जॉवेल राइन की बात कर रहे हैं इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूं बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास क्या है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन, याद कीजिए एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन बड़ा सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था। जो इंग्लैंड साइन हुए थे ना एक्ट ऑफ यूनियन,
जो एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में कब, तो 1707 में साइन हुआ था, 1707 में ये साइन हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। निम्न में कौन सा विकसित देश का एक लक्षण है, आपसे पूछ रहा है कौन सा विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री का एक एग्जाम्पल है। उच्च व्यक्ति आय होती है, सही बात है। प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता, नहीं ये गलत है। निम्न स्तर के लिए जीडीपी कम होगा तो कैसे काम चलेगा, बेरोजगारी उच्च होगा तो कैसे काम चलेगा, तो उच्च प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है, तो ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री की क्या विशेषता होती है, तो हाई पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है। एंड डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर, नहीं प्राइमरी सेक्टर पे कम डिपेंड होते हैं। लो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लो ग्रॉस जीडीपी कम होगा तो काम ही कैसे चलेगा। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, हाई पर कैपिटा इनकम। जो डेवलप्ड कंट्री होती है उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है। फिर से आपका असर्शन और रीजन आ गया, तो आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बार बार बता चुका हूं कि इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। सरकारी अस्पतालों में अधिकतर इलाज मुफ्त में होता है, सही बात है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जन कल्याण होता है, ये भी तो ठीक है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, चाहे हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो, इनका क्या काम होता है, जन कल्याण करना, लोगों की भलाई करना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और जो सरकारी अस्पताल आता है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आता है, सरकारी अस्पताल सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आता है, इसलिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन रीजन ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, बहुत पढ़ चुके हैं पहले। मोस्टली ट्रीटमेंट इज फ्री इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। द एम ऑफ पब्लिक सेक्टर इज ह्यूमन वेलफेयर, जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका एम क्या होता है, ह्यूमन वेलफेयर। और हॉस्पिटल क्या है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो क्या है, वो पब्लिक सेक्टर ही तो है। तो दोनों आपस में जुड़े हुए ना, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पब्लिक सेक्टर में आता है, जो फ्री में आपको सेवा दे रहा है, तो ए आपका आंसर आएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों आपस में कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, सुमित एक रसोई का काम करता है, खाना बनाने का काम करता है सुमित, बताइए कि वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है। तो वो सुमित जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सुमित जो है बच्चों वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, खाना बनाना मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, और सर्विस आता है तृतीय क्षेत्र में। सुमित वर्क एज ए कुक, सुमित जो है कुक का काम करता है। स्टेट इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ही वर्क, वो कौन से सेक्टर में आएगा, तो वो सेक्टर आएगा टर्टरी सेक्टर में, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए, विनिर्माण प्रणाली याद करिए, वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। तो याद कीजिए विनिर्माण प्रणाली किस में आती है, विनिर्माण प्रणाली आती है द्वितीय क्षेत्र में, जिसमें कोई चीज हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इंग्लिश में द सेक्टर इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म, जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है उसको अदर फॉर्म में चेंज किया जाता है, अदर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अदर फॉर्म में चेंज करते हैं किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा था, चीख चीख के कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है सेकेंडरी सेक्टर, तो सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आता हूं बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारे पास। 33, मुकेश को वेतन अवकाश प्राप्त नहीं होता, यानी वो उसको ऐसा नहीं है, वो छुट्टी करता है तो उसका वेतन कट जाता है। स्वेतन का मतलब छुट्टी करने पर वेतन कट जाता है। मुकेश को स्वेतन अवकाश प्राप्त नहीं होता, बताइए वो किस क्षेत्र में काम करता है। मान लो आप नौकरी करते हो और आप छुट्टी करते हो और आपकी सैलरी कट जाती है, तो आप किस संगठन में हो, आप खुद बता सकते हो आप किस क्षेत्र में आओगे। मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग जिनकी सैलरी कट जाती है छुट्टी कटने पर, इसको असंगठित क्षेत्र का पार्ट माना जाता है। मुकेश डज नॉट गेट पेड लीव, जब वो लीव करता है तो उसको पेड नहीं किया जाता, नॉट पेड, उसको सैलरी नहीं मिलती, तो वो कौन सा सेक्टर में है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसमें अगर आप छुट्टी करते हो तो आपको कोई सैलरी या पैसा नहीं दिया जाएगा। गलत मिलान को पहचान करना है कि आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत मिलान है या कौन सा गलत है इसमें से। निजी क्षेत्र भारतीय रेलवे, ये पहले ही गलत हो गया, लिखा हुआ है भारतीय रेलवे, ये सरकार के अंदर में आता है, तो ये पहला ही गलत है। निजी क्षेत्र एयरटेल, निजी क्षेत्र एयरटेल में आता है, निजी क्षेत्र में रिलायंस भी आता है, निजी क्षेत्र में टाटा भी आता है, तो पहला जो है वो गलत मिलान है। निजी क्षेत्र में भारतीय रेलवे नहीं आता, जो इंडियन रेलवे है वो निजी क्षेत्र में नहीं आता, तो ए आंसर आएगा। आपको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है, तो जो इंडियन रेलवे है बच्चों प्राइवेट सेक्टर में नहीं आता, इंडियन रेलवे प्राइवेट सेक्टर में नहीं आता। एयरटेल प्राइवेट सेक्टर है, रिलायंस प्राइवेट सेक्टर है, टाटा प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन इंडियन रेलवे प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो ए जो आपका करेक्ट आंसर है। संसाधनों का धारणीयता का लक्ष्य है, जो संसाधन है उसकी धारणीयता का क्या लक्ष्य है, आपसे पूछा जा रहा है संसाधनों के धारणीयता का क्या लक्ष्य है। तो मैंने आपको बताया था
संसाधनों की धारणता का मतलब होता है भविष्य के लिए बचा कर रखना। संसाधनों की धारणता का मतलब है संसाधनों का ऐसे उपयोग करना ताकि वो भविष्य के लिए बचा रहे, भविष्य के लिए आपको सुरक्षित रहे। तो वर्तमान में संसाधनों का उपयुक्त उपयोग, सही बात है कि वर्तमान में तो हम सही प्रकार से इस्तेमाल करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखें। तो ये भी सही है, ये भी सही है कि हम अभी तो उपयोग करें सही से और भविष्य के लिए भी बचा कर रखें। संसाधनों का अति उपयोग गलत है, संसाधनों का अति उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आएगा बी, कि ए और बी दोनों सही है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, याद कीजिए बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करें जो आज भी हमारे लिए यूजफुल हो और कल के लिए भी बच के रहे। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी यूज करना, और सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर के लिए बचा के रखना। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये तो पहली गलत हो गया, ओवर यूज तो कर नहीं सकते, तो ये बचे दो, 1 2, तो 1 2 यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 लेके आता हूं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, जन्म के समय संभावित आयु दर्शाती है। जो जन्म के समय संभावित आयु क्या दर्शाती है, तो व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना कि वो व्यक्ति कितना जिएगा। बिल्कुल सही बात है। जन्म के समय मतलब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी संभावित आयु क्या दिखाती है। किसी देश की, जैसे इंडिया की मान लीजिए 68 ईयर है संभावित आयु, 71 ईयर है संभावित आयु इंडिया की, तो ये क्या दर्शाता है कि भाई कोई बच्चा पैदा हुआ है तो 71 ईयर तो वो जिएगा, ये मतलब होता है। तो जन्म के समय संभावित आयु क्या दर्शाती है, व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना कि वो औसतन कितना जिएगा। तो आपका 36 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या शो करता है, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, कि एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है आपका, आप उस देश में कितना एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ जियोगे ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यही सही बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें बताता है कि हम एवरेज कितना जिएंगे, हमारी लाइफ का एवरेज लाइफ क्या है। हम 71 जिएंगे इंडिया में, जैसे इस समय भारत का जो एवरेज एज है कितना है, 71 है, यानी इंडिया में हर व्यक्ति लगभग इस समय 71 जी रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्ट, जब कोई बच्चा आज के टाइम में पैदा होगा तो हम यही तो कहेंगे कि हाँ भाई ये बच्चा, हम मान के चल रहे हैं कि 71 ईयर जिएगा एट एन एवरेज। तो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ दिखाता है ये। तो ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद के तहत कौन से कदम उठाए गए थे। आपसे पूछा है बहुसंख्यवाद के कारण श्रीलंका में कौन कौन से कदम उठाए गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार में सिंगली और तमिल भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई, नहीं, याद कीजिए ऐसा नहीं था ना, सिंगली ज्यादा थे तमिल कम थे। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, बिल्कुल सही बात है, बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया। विश्वविद्यालयों में सरकारी नौकरियों में सिंगली भाषा लोगों को प्राथमिकता दी गई, ये भी ठीक है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया और विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों में जो सिंगली भाषा थे उनको प्राथमिकता दी गई। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3, तो बी जो होगा वो आपका आंसर आएगा। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपसे पूछा जा रहा है विच स्टेप वे टेकन अंडर मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटीज ने कौन से कदम उठाए थे। इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, सिंगला और तमिल के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। इक्वल नंबर ऑफ मेंबर होते तो फिर दिक्कत ही क्या थी। स्टेट शैल प्रोटेक्ट द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट डिसाइड किया था वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा। प्रिफरेंस वॉज गिवन टू द सिंगला, सिंगला को प्रिफरेंस दिया गया था यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट पोजीशन में, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। बेल्जियम ने विभिन्न सामाजिक समूहों को सत्ता में साझेदारी प्रदान की थी। बेल्जियम ने विभिन्न सामाजिक समूहों को सत्ता में साझेदारी प्रदान की थी, याद होगा आपको। बेल्जियम ने सबको मौका दिया था, सबको सत्ता में भागीदारी दी थी। बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, बिल्कुल सही बात है, 4 बार संशोधन किए थे। और 4 बार संशोधन इसलिए तो किए थे ना ताकि वो विभिन्न सामाजिक समूहों को साझेदारी बना सके। एक बात बताओ, 4 बार संशोधन क्यों हुआ था, इसलिए तो हुआ था ना ताकि वो उनको साझेदारी दे सके, पावर शेयरिंग कर सके। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ये आंसर आ जाएगा क्योंकि दोनों में बेल्जियम की बात हो रही है। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों बेल्जियम की बात करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 38 का इंग्लिश में देखिए, बेल्जियम प्रोवाइड पावर शेयरिंग, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया था, आगे पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। बेल्जियम मेड 4 अमेंडमेंट, बेल्जियम ने 4 अमेंडमेंट किए थे, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों बेल्जियम के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो आएगा वो आपका करेक्ट आएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 डायरेक्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो बच्चों श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी 2009 में। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी 2009 में। तो 39 का जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। When did civil war end in श्रीलंका? श्रीलंका में सिविल वॉर एंड कब हुआ था? तो 2009 में ये एंड हुआ था। गलत जोड़ों को पहचानना आपको बताना है, गलत जोड़े बताइए। तो चलिए गलत जोड़े पहचानते हैं। संघ सूची संचार, सही बात है, संचार जो है वो संघ सूची में आता है। व्यापार संघ सूची गलत है, व्यापार संघ सूची में नहीं आता, राज्य सूची में आता है। संघ सूची मुद्रा, ये भी ठीक है। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व, सही है, तो ये गलत है, बी जो है वो गलत है। संघ सूची व्यापार, ये मेल गलत है। और क्वेश्चन नंबर 40 इंग्लिश में पढ़िए, आपको बताना है इनकरेक्ट मैथ। तो बच्चों कम्युनिकेशन जो होता है सेंट्रल लिस्ट में आता है, सही बात है। करेंसी है वो भी सेंट्रल लिस्ट में आता है, और नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो भी जो है सेंट्रल लिस्ट में आता है, पर ट्रेड जो है वो सेंट्रल लिस्ट का पार्ट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बी है, बी इनकरेक्ट मैच है, तो बी आप ऑप्शन टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे आता हूँ, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? सुमेशर द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? जो सुमेशर ने किताब लिखी थी उनकी किताब का क्या नाम है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, देखिए यही मिल गया आपको, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये आपको मैंने आपको बताया था, ये सुमेशर की किताब का नाम था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यही मिल गया आपको, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय सुमेशर? सुमेशर की किताब का नाम क्या था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये आपका ऑप्शन आएगा, ये जो है वो आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं बच्चों, पढ़िए। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। आपको मृदा पहचानना है, ठीक है। ये विशेषता आपको दी हुई है, इसके हिसाब से आपको मृदा पहचानने की कौन सी मृदा है। इस मृदा में रेत, सिल्ट, मृतिका के कण अधिक अनुपात में होते हैं। तो पहले से ही पता लग गया, रेत, सिल्ट और मृतिका अधिकतर जो होती है वो जलोढ़ मृदा में होती है। और पढ़ लेते हैं, यह मृदा गन्ने, चावल, गेहूं के लिए उपयुक्त है। देखो और कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया ना। रेत, सिल्ट, मृतिका जलोढ़ मृदा में होती है, और गन्ने, चावल, गेहूं की खेती सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा में होती है। तो ये आपका आंसर है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल पहचानना है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सैंड, सिल्ट और क्ले। और सैंड, सिल्ट और क्ले आप एनसीईआरटी बुक में देखिए, मैंने कहा ना एनसीईआरटी बुक इज द बेस्ट, सब कुछ होता है इसके अंदर, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सैंड, सिल्ट और क्ले किसमें होता है? तो एलोबियल सॉइल में होता है। और कंफर्म कर लेते हैं, ये आइडियल होता है शुगर कैन के लिए, पैडी के लिए और वीट के लिए। तो एलोबियल सॉइल जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का एक उदाहरण है? तो जैव संसाधन पर्वत तो नहीं है, चट्टान भी नहीं है, धातुएं नहीं है, मनुष्य तो है जैव संसाधन, जीव है ना मनुष्य, तो जैव संसाधन हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स? बायोटिक रिसोर्स में कौन आएगा? ह्यूमन बींग जो है वो बायोटिक रिसोर्सेस में आएगा। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा, वो संसाधन बताना है जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जिनको दोबारा उत्पन्न किए जा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन आपका सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 इंग्लिश मीडियम का मैं आपको आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, पहले लिखा हुआ है रिन्यूड, जिसको रिन्यूड किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा। तो जिसको रिन्यूड किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो बोलते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन सा भू निम्नीकरण का कारण नहीं है? आपसे पूछा निम्न में कौन सा भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण का कारण नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा भू निम्नीकरण का कारण नहीं, नहीं पे ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहला क्या है? रक्षक मेखला। तो ये तो कारण है नहीं, ये तो इवन भू निम्नीकरण को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। अति पशुचरण करोगे तो भू निम्नीकरण होगा, खनन करोगे तो भी भू निम्नीकरण होगा, वनों को काटोगे तो भी भू निम्नीकरण होगा। लेकिन रक्षक मेखला ये तो बचाता है ना उसको, रक्षक मेखला बचाता है। तो ये आपका आंसर आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग नॉट द कॉज ऑफ डिग्रेडेशन? डिग्रेडेशन का आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कॉज नहीं है। तो शेल्टर बेल्ट, ये तो इवन बचाता है, ये आप जो भू निम्नीकरण होता है उसको बचाता है। तो शेल्टर बेल्ट जो है, क्योंकि देखो डिग्रेडेशन ओवर गेजिंग से भी होती है, माइनिंग से भी होती है। जब ओवर गेजिंग करोगे एनिमल द्वारा, माइनिंग करोगे, जमीन खोदोगे और डिफॉरेस्टेशन प्लांट को काटोगे तो डिग्रेडेशन तो होगा, बट शेल्टर बेल्ट इनको बचाता है, इसे शेल्टर बेल्ट आपका आंसर है, ये सही ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की एक फसल है? आपको बताना है कि कौन सी जायद की एक फसल है। जायद फसल को आपको
पहचानना है। तो तरबूज एक जायद फसल नहीं है, खरबूज भी नहीं है, खीरा भी नहीं है, ये तो मौसमी फसल है। एक मिनट जाओ, जायद, हाँ जायद, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हो जो, अच्छा जायद, ठीक है। इंग्लिश में आपसे पूछ रहा है निम्न में कौन सी जायद एक फसल है, जायद की फसल आपसे पूछ रहा है। तो तरबूज भी जायद फसल है, खरबूज भी जायद फसल है, खीरा भी जायद फसल है। तो उपरोक्त सभी, डी आंसर आएगा, ये सब जायद फसल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जायद क्रॉप, जायद क्रॉप कौन सा आता है जो बोया जाता है ना, जायद क्रॉप मैंने आपको बताया था जो बीच में बोया जाता है। तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, ये सब जायद क्रॉप आते हैं जो बहुत कम समय के लिए बोया जाता है। ऑल द अबव, अब चेक करना, मैंने अपने वीडियो में बता रखा है जायद क्रॉप के बारे में। फिर से आपसे देखिए असर्शन रीजन फिर से आ गया। तो ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो। पहला, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। नायलॉन की कीमत कम होने के कारण जूट की मांग बाजार में घट गई है, बिल्कुल सही बात है, नायलॉन की कीमत कम है इसलिए जूट की मांग कम होती जा रही है। जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं क्योंकि सुनहरे रंग का होता है। नायलॉन की कीमत कम होने के कारण जूट की मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये भी सही है। लेकिन इन दोनों में रिलेशन नहीं है ना, ये इसका रीजन थोड़ी है। अब जूट को सुनहरा रेशा इसलिए थोड़ी कहते हैं क्योंकि नायलॉन की कीमत कम हो रही है, आप खुद बताइए। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जूट को सुनहरा रेशा इसलिए थोड़ी कहते हैं क्योंकि नायलॉन की कीमत कम हो रही है, ये बेतुकी की बात है, इसलिए ऑप्शन बी आएगा। स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन दोनों एक ही बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम देखिए, इंग्लिश में आपसे कह रहा है जूट जो है वो गोल्डन फाइबर है, सही बात है, और जूट की डिमांड जो है वो लगातार गिरता जा रहा है क्योंकि ये अवेलेबल है चीप रेट पर नायलॉन मार्केट में, इसलिए जूट की मांग लगातार कम होती है। तो ये भी ठीक है कि जूट का मांग जो है फॉल होता जा रहा है, इसकी डिमांड कम होती जा रही है क्योंकि नायलॉन जो है वो चीप होता है, वो सस्ता होता है। तो जूट को गोल्डन फाइबर इसलिए थोड़ी कहते हैं क्योंकि नायलॉन की कीमत कम है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट बी जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि दोनों में रिलेशन नहीं बन रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास केस स्टडी के फॉर्म में है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है तो मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ, आप इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से पढ़ लेना। पढ़िए, प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा जिन्हें 1816 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता से बहाल कर दिया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिंग ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, और ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया जिसके फलस्वरूप ब्राजील्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वो क्या था? वो थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनान जो था ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति ने यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में ही प्रारंभ कर दिया था। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों, कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा करी और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में कुतुबुद्दीनिया ने की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ये कहाँ से लिया गया है? बुक से तो लिया गया, एनसीईआरटी से। इससे तो कहता हूँ एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। ये आपके बुक से पैराग्राफ ले लिया गया और आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। क्या? क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको पता है, एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ाया था। 48 देखिए, मेटरनिक ने किस देश के लिए कहा था कि जब वह छींकता है तो बाकी यूरोप को जो सर्दी, बताओ कितना क्वेश्चन है। मेटरनिक ने किस देश के लिए कहा था कि जब वो छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम होता है? फ्रांस के लिए तो बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत क्या थी? डायरेक्ट आंसर दे पाऊंगा मैं। फॉर विच कंट्री मेटरनिक रिमार्क, किस कंट्री के लिए मेटरनिक ने बोला था व्हेन इट स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है, तो फ्रांस के लिए बोला था। फ्रांस में उदारवादी क्रांतियों ने किस राजवंश को सत्ता से बेदखल कर दिया था? तो बुर्बो वंश को सत्ता से बेदखल कर दिया था। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशन इन फ्रांस, फ्रांस में जब रिवोल्यूशन हुआ तो कौन से डायनेस्टी को उखाड़ फेंका गया? तो बुर्बोन डायनेस्टी को उखाड़ फेंका गया। ये तो आपने 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। जुलाई क्रांति के फलस्वरूप
जुलाई क्रांति के फलस्वरूप, अभी मैंने आपको पैराग्राफ बताया था कि जुलाई क्रांति के फलस्वरूप बेल्जियम किस साम्राज्य से अलग हो गया था? ये तो बताया था, बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया था। ये मिल गया। बेल्जियम किससे अलग हो गया था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया था। बेल्जियम वॉज सेपरेटेड फ्रॉम विच एम्पायर? बेल्जियम किससे सेपरेट हो गया था? कौन से एम्पायर से? एज ए रिजल्ट ऑफ द जुलाई रिवोल्यूशन, जुलाई रिवोल्यूशन के कारण। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया था, पैराग्राफ में भी आया था, और ये मैंने आपको एनसीईआरटी में भी समझाया था। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन सा अंग्रेज कवि युद्ध लड़ने गया था? ये तो अभी तो बताया था, ये देखिए ना, कौन युद्ध लड़ने गया था? ये तो रहा लॉर्ड बायरन, है ना, ये ना कवि लॉर्ड बायरन, ये युद्ध लड़ने गया था। तो साफ साफ है तो लॉर्ड बायरन, ढूंढ लीजिए ना लॉर्ड बायरन कहाँ है। ये तो रहा डी, लॉर्ड बायरन आपका आंसर आ गया। विच पॉइंट वेंट टू फाइट इन द वॉर? कौन पॉइंट वॉर को फाइट करने गया था? इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस, ग्रीस को इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो लॉर्ड बायरन, डी जो है वो आपका आंसर आएगा। यूरोप के जो शिक्षित अभिजात वर्ग थे उनमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किस स्वतंत्रता संग्राम से हुआ था? कौन से स्वतंत्रता संग्राम से जो शिक्षित लोग थे उनमें राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई थी? और अभी अभी मैंने आपको बताया था यूनान स्वतंत्रता संग्राम, यूनान स्वतंत्रता संग्राम से राष्ट्रीय भावना पैदा हुई थी, यूनान स्वतंत्रता संग्राम। विच फ्रीडम स्ट्रगल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग? नेशनल फीलिंग कहां से आई थी? नेशनल फीलिंग आई थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। नेशनल फीलिंग उत्पन्न हुई थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि नेशनल फीलिंग यहां से उत्पन्न हुई थी। कस्तूनिया की संधि के माध्यम से किस देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि कस्तूनिया की संधि से कौन से देश को मान्यता मिली थी? यूनान को मिली थी, खत्म हो गया आंसर। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? इंग्लिश में बता दो 53 का विच कंट्री वॉज रिकॉग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? कौन से कंट्री को इंडिपेंडेंट नेशन बताया गया था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल द्वारा? तो ग्रीस को बोला गया था, तो ग्रीस आपका आंसर होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम आप चाहो तो पूरे पैराग्राफ का मैं आपको दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि मैं आपको पेपर दे ही दूंगा तो आपको वहाँ मिल ही जाएगा। वैसे मैं कहता हूँ ये पढ़ने की जरूरत नहीं भाई साहब, अगर आपने मेरा वीडियो देख रखा है ना तो मैं कहता हूँ ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये बिना पढ़े आप इन सब का आंसर दे सकते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बिना पढ़े आप इनका आंसर दे सकते हो। अगर आपने वीडियो देख रखा है तो इन सब का आंसर मैंने आपको बता रखा है। चलिए बेफिलहाल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला केस स्टडी आपको फिर से दे रखा है, अगला केस स्टडी मैं आपको समझा देता हूँ। बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ जो थी वो सुन्नी मुसलमान थी। ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी, आम बातचीत आजकल। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लीग रहते थे और राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसे ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे पर कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रीय पैरानाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। राष्ट्रीय मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है, केवल सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। उप प्रधानमंत्री पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। तीन चीज तय हो गई। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सुन्नी मुसलमान। उप प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो ऑर्थोडॉक्स ईसाई। और संसद का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो शिया मुसलमान। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच एक समझौता हुआ था तब दोनों के आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो वो बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं, वो अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा केस स्टडी आपको समझाने का प्रयास किया गया है, कहीं से उठाकर पैराग्राफ ले लिया ताकि आपको कॉमन सेंस आपका चेक किया जा सके। इंग्लिश मीडियम आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मैंने हिंदी में समझा दिया आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से हम पहुँच चुके थे 53 पे, तो मैं अब आपको कराऊंगा 54, एक मिनट में 54, जी हाँ
54 ले आता हूँ, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है। क्वेश्चन नंबर 54, लेबनान में संसद के अध्यक्ष का पद, संसद के अध्यक्ष का पद, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। संसद के अध्यक्ष का पद अभी तो बताया था, संसद के अध्यक्ष का पद किसके लिए चुना गया था? तो सिया मुसलमान के लिए, तो सिया मुसलमान आंसर आएगा। द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट किसके लिए चुना गया था? तो सिया मुसलमान के लिए, सिया मुस्लिम के लिए। उप प्रधानमंत्री याद कीजिए, ईसाई के बारे में बताया था, ऑर्थोडॉक्स ईसाई के बारे में बताया था, है ना। उप प्रधानमंत्री जो था वो ईसाई के लिए बताया था ना आपको, तो ऑर्थोडॉक्स ईसाई, बी जो है आपका आंसर होगा। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा वो कौन होगा? तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा, तो बी आपका आंसर होगा। लेबनान में प्रधानमंत्री पद, प्रधानमंत्री के याद कीजिए, सुन्नी मुसलमान बताया था अभी आपको, तो ए आपका आंसर होगा सुन्नी मुसलमान। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो कौन होगा? वो सुन्नी मुस्लिम होंगे, तो ए आपका आंसर होगा। लेबनान में राष्ट्रपति का पद किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया है? और राष्ट्रपति के लिए जो राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो किसके लिए किया गया? तो वो मेरानाइट पंथ का कैथोलिक ईसाई, मेरानाइट पंथ का कैथोलिक ईसाई, तो सी जो होगा वो आपका आंसर होगा। मेरानाइट पंथ का कैथोलिक ईसाई जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, तो ये हो गया। उसके बाद इंग्लिश मीडियम देखिए, द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट वॉज रिजर्व, प्रेसिडेंट का पोस्ट रिजर्व किया था किसके लिए? तो मेरानाइट सेक्ट, कैथोलिक, क्रिश्चियन, इनके लिए रिजर्व किया गया था। लेबनान के समझौते में क्या निश्चय किया गया? जब लेबनान का समझौता हो गया तो उन्होंने क्या निश्चय किया था आपस में मिलकर? उन्होंने ये किया था कि विभिन्न समुदाय के लिए पदों का आरक्षित पद किया गया, सही बात है, अलग अलग समुदाय को अलग अलग आरक्षित पद दिए गए। मुस्लिम सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ देंगे, ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग छोड़ देंगे, बिल्कुल सही बात है, तो सारे तो सही है, तो डी सही है, सारे तो थे ना ये, उन्होंने यही समझौता तो किया था आपस में मिलकर, तो सारे सही हैं। व्हाट वाज द डिसाइडेड इन लेबनान एग्रीमेंट में क्या हुआ था? पोस्ट वार रिजर्व किया था, अलग अलग कम्युनिटी के लिए पोस्ट रिजर्व किया गया था। मुस्लिम एग्री हो गए कि वो सीरिया के यूनिफिकेशन की मांग छोड़ देंगे। क्रिश्चियन एग्री हो गए कि वो फ्रेंच से प्रोडक्शन नहीं मांगेंगे, तो ऑल द अबव सारी बात से सही है। लेबनान की व्यवस्था ठीक है, क्योंकि लेबनान में बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? इंग्लैंड से संरक्षण समाप्त हो गया, गलत। ईरान के साथ एकीकरण संभव हुआ, गलत। या विभिन्न समुदाय को सत्ता की भागीदारी, पावर शेयरिंग, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि पावर शेयरिंग होगी अलग अलग सत्ता के बीच। अरेंजमेंट इन लेबनान इज अप्रोप्रिएट, एग्रीमेंट जो हुआ था, अरेंजमेंट हुआ था लेबनान में, वो अप्रोप्रिएट है। क्यों? इट प्रोवाइड द पावर शेयरिंग हुआ था किसके बीच? अलग अलग कम्युनिटीज के बीच, तो पावर शेयरिंग अच्छे से हुआ था, इसलिए लेबनान में सब सही है, कोई दंगा लड़ाई नहीं है वहां पर। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाऊं, तो पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास क्या है? राजनीतिक मानचित्र ए। अभी मैं आपको मानचित्र ए दिखाने वाला हूं और आपको उसमें बताना है एक बांध को दर्शाया गया, इसकी पहचान कीजिए। मानचित्र आपको आपके लिए लेके आता हूं और आपको ए पहचानना है, ये कौन सा बांध है। ये रहा ए, ठीक है, आपको बताना है कौन सा बांध है। ये ए है ना, सॉरी ये वाला ए है, ये है बच्चों ए, बहुत छोटा लिखा हुआ है ना, ये ए है। अच्छा, ये गुजरात में है, गुजरात में है, तो आपको बताना है आपको ये कौन सा डैम है, कौन सा बांध है, ठीक है। ये देख लिया आपने, जगह पहचान लिया आपने। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के बेस पर आप आंसर दे पाओगे। ये सरदार सरोवर बांध है, हीराकुंड है, सलाल है, या फिर राणा प्रताप सागर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, सरदार सरोवर बांध, ए जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। इंग्लिश में लेके आता हूँ बच्चों। इंग्लिश में हमारे पास थोड़ा पेज निकल गए, कोई नहीं, आ जाओ भैया, आ गए, ये रहे इंग्लिश में। ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में ए मार्क किया गया है डैम का, वो डैम पहचानना है, तो सरदार सरोवर डैम था। उसी मानचित्र बी में चाय, अब बताओ चाय सबसे ज़्यादा असम में ही तो होती है, चाय याद है ना। चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य असम में होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है ना। देख लेते हैं कौन सा राज्य, आपको राज्य पहचानना है, तो राज्य देख लेते हैं कौन सा है। हाँ देख लो, राज्य से पता लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कौन सा राज्य है, ये असम ही तो है, हाँ असम ही तो है। ये बी जो है वो असम राज्य है, तो असम देख लो, ऑप्शन में होगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असम मिल गया, असम क्लियर है। वैसे भी पंजाब, गुजरात और बिहार में चाय होता कहाँ है, खुद दिमाग लगाओ ना, पंजाब, गुजरात और बिहार में चाय होता कहाँ है, तो असम ही आएगा वैसे भी आंसर, ठीक है। ऑन द सेम मैप बी मार्क किया गया मेजर टी कल्टिवेटेड, तो टी कल्टिवेटिंग स्टेट कौन है? असम। वैसे भी पंजाब, गुजरात और बिहार में टी होता ही नहीं है, तो असम आपका आंसर आ जाएगा। 62 देखिए, वैसे तो जो ब्लाइंड कैंडिडेट होता है उनके लिए होता है, बट विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं आजकल, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए होता है, तो उनके लिए है, बट आप कर लीजिए। उस बांध का नाम बताइए जो गुजरात में, अभी तो बताया था सरदार सरोवर बांध, गुजरात में कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात में कौन सा है? सरदार सरोवर डैम।
हरियाणा के एक प्रमुख खाद्य फसल आपको बतानी है कि हरियाणा की प्रमुख की खाद्य फसल कौन सी है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ए जो होगा वो आपका, और ये भी मैंने आपको वीडियो बताया था, आप जाके चेक करो, मैंने स्पेशल बताया था कि हरियाणा में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो विच ऑफ द वन इज अ मेन केरियल क्रॉप ऑफ हरियाणा, हरियाणा का मेन क्रॉप क्या है, तो वीट आंसर आएगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका पेपर खत्म होता है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाएं, बोर्ड से पहले इन सभी क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं, सबके साथ शेयर करें, सबको मौका दें, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं आपका कंपटीशन किसी व्यक्ति से नहीं है। अगर आप व्यक्ति से कंपटीशन कर रहे हो ना, तो हमेशा आप इसके पीछे हो जाओगे। आप अपने दोस्तों से कंपटीशन मत कीजिए, आप कंपटीशन कीजिए 100% से, कि आपके 100% हो, बाकी किसी के कितने भी हो आपको क्या फर्क पड़ता है। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें कहिए कि इन क्वेश्चनों को करके जाए, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने दोस्तों से कंपटीशन नहीं करते, वो अपने आप से कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए बच्चों, कंपटीशन हमेशा अपने आप से होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूं अगले पेपर में। एक और पेपर लेकर आऊंगा आपके सोशल साइंस का, तो पेपर से पहले इन क्वेश्चन पेपर को जरूर करके जाएं, अधिकतर आप देखोगे सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार बच्चों।